नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और बारी है बेहद खास खबर की चर्चा करने की। वो है ईरान और अमेरिका जंग की। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही है। अब इस युद्ध की आंच दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा सप्लाई पर पहुंच गई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ठिकानों पर अटैक होगा तो जवाब में सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत के तेल कुओं, रिफाइनरियों और गैस प्लांटों को मिसाइलों से तबाह कर देंगे। अब ईरान ने यहां तक कह दिया कि इन ठिकानों के आसपास रहने वाले लोग इलाका खाली कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भारत जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर इसका पड़ेगा। तो क्या ईरान की इसी धमकी के बाद ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया? क्या खाड़ी क्षेत्र के तेल कुआं और रिफाइनरी को ईरान सच में तबाह कर देगा? एक रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिका को हड़काया, इसलिए ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला। ट्रंप की चेतावनी, ईरान की महाविनाशक धमकी, ईरान का तेल कुओं पर हमले का प्लान, ट्रंप का संभावित हमले रोकने का ऐलान, ईरान की मिसाइलों के निशाने पर खाड़ी का तेल, मिसाइल चली तो थम सकती है तेल की सप्लाई, तेल पर जंग की धमकी, दुनिया में हड़कंप मचा, तेल के कुएं जलेंगे तो दुनिया भी सुलगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले की चेतावनी दी तो लगा कि अब ईरान का खात्मा तय है, लेकिन तभी ईरान ने अपने ऐसे खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए जिसने खाड़ी देशों को सन्नाटे में ला दिया। ट्रंप को अपने संभावित हमले को रोकने का ऐलान करना पड़ा। ट्रंप भले ही ईरान और मिडिल ईस्ट देशों की ओर समझौते के प्रस्ताव का हवाला दे रहे हों, लेकिन जानकारों की माने तो अगर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की होती तो ईरान अपनी धमकी को हकीकत में बदल सकता था। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाते हैं तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेना ने खाड़ी क्षेत्र के कई अहम तेल और गैस ठिकाने ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। ईरान का कहना है कि उसके ऊर्जा ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब सीधे उन देशों को भुगतान करना पड़ेगा जिन्हें अमेरिका अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। यानी अब युद्ध की रेखा सिर्फ ईरान इजराइल के बीच नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैलती दिखाई दे रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि जहां जहां बड़े तेल के कुएं, गैस संयंत्र और रिफाइनरियां मौजूद हैं, वहां रहने वाले लोगों को इलाका खाली कर देना चाहिए। ईरान ने सिर्फ धमकी भी नहीं दी बल्कि उन देशों का नाम भी लिया है जो उसके निशाने पर हो सकते हैं। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी हुई है, अब सीधे खतरे के दायरे में बताए जा रहे हैं। कौन कौन से देश और उनके तेल कुएं और रिफाइनरी हैं, देखिए। ईरान के निशाने पर देश सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र गवा, अबकै में तेल रिफाइनरी, खुरैस ऑयल फील्ड, तीनों सऊदी अरब के तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र। कतर का नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड। रास लफना दुनिया में एलएनजी निर्यात का बड़ा केंद्र। यूएई का जाकून और ऑयल फील्ड। रुएस रिफाइनरी। कुवैत, मीना अल अहमदी कुवैत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी। मीना अब्दुल्ला रिफाइनरी कुवैत की दूसरी बड़ी रिफाइनरी। मंगाफ ऑयल टर्मिनल, तेल कुएं के फीडर पाइपलाइन भी निशाने पर। यानी ईरान अब खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के साथ ही दुश्मन की आर्थिक ताकत को भी निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र में अभूतपूर्व संकट खड़ा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप की ईरान के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र खार्क द्वीप पर कार्रवाई की धमकी के बाद ही ईरान ने खाड़ी देशों के तेल कुओं और गैस के ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी। खार्क द्वीप को ईरान की तेल अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि यहीं से उसके तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा दुनिया तक पहुंचता है। अगर उसकी आर्थिक लाइफलाइन पर हमला किया गया तो वह भी अपने विरोधियों की ऊर्जा लाइफलाइन को निशाना बनाएगा। यही वजह है कि ईरान ने कथित तौर पर 7 महत्वपूर्ण ऊर्जा ठिकानों की पहचान कर ली है जो उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता के भीतर आते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी रणनीतिक ऊर्जा और सैन्य परिसंपत्तियां भी
उसकी नजर में है। अगर यह टकराव सैन्य कार्रवाई में बदलता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों की सप्लाई बाधित हो सकती है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, वहां तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हो सकती है। तेल की सप्लाई कम होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हवाई यात्रा, माल ढुलाई और लगभग हर जरूरी वस्तु की कीमत पर दिखाई देगा। यानी एक क्षेत्रीय युद्ध पूरी दुनिया के लिए आर्थिक संकट में बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का विवाद नहीं रह गया। यह पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा संकट बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक ऐसे ऑयल वॉर की दहलीज पर खड़ी है जिसकी कीमत हर देश को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और कुछ खास जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है उससे क्या तबाही मचेगी। देखिए, इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। ये पहले का इतिहास आपको बता रहे हैं। 1991 में जब खाड़ी युद्ध के दौरान तेल कुओं में लगाई गई थी आग, और कहा जा रहा है कि कई सालों तक ये रिफाइनरियां जलती रही थी, जिसका जो धुआं है वो अंतरिक्ष तक फैला था। और इराकी सेना ने कुवैत के करीब 700 तेल कुएं में आग लगाई थी। दर्शकों, इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। तेल कुआं, रिफाइनरियों और ऑयल टैंकों में भीषण आग लगी थी। ये आपको हम कहानी बता रहे हैं 1991 की। फिर क्या हुआ कि जिस तरीके से अभी का जो युद्ध है, ये क्यों आखिर इतिहास दोहराना चाह रहा है। रोजाना 40 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल जलता रहा। रोजाना 40 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल जल रहा था। और यह जानकारी 20,000 टन कालिक, 24,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड रोज निकली थी। आप सोचिए, पूरे देश में, केवल ईरान इराक में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी भीषण तबाही मची थी। इसका इंपैक्ट आया था। जहां सूरज की रोशनी रुकी, तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। तापमान की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इराक ने तेल कुओं को जब फूका तो कितना बड़ा इंपैक्ट इसका तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों में देखने को मिला था। बता दें आपको, धुएं का गुबार अंतरिक्ष में भी दिखाई दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो धुएं का गुबार था जब तेल कुएं को जलाया गया, दर्शकों, इसके धुएं का यहाँ पर बता दें आपको अंतरिक्ष तक जाने का अनुमान था और ऐसा सफल भी होता नजर आया था। आप सोचिए, अंतरिक्ष तक गया था। इराक ने फूंक दिए थे कुवैत के तेल कुएं। और क्यों आखिर कहा जा रहा है कि आखिर अभी जो जंग की स्थिति है वो क्या 1991 की लड़ाई को दोहराती नजर आ रही है। और बेहद खास मेहमानों के साथ आज मैं चर्चा विशेष करने वाली हूं इसी मुद्दे पर। बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी कैप्टन श्याम कुमार सर, रिटायर्ड पूर्व नौसेना अधिकारी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है श्याम सर आपका। और निपुण आलम बयान सर, ही इज अ फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। निपुण सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर इस खास डिबेट में मेरे साथ। कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपका रुख करूंगी। सर, आखिर अभी जो जंग की स्थिति है वो क्यों 1991 के जंग से जोड़कर देखी जा रही है, पहले तो ये आपसे मैं चाहूंगी कि आप जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद शर्मा। जय हिंद सर। अमेरिका की जो पॉलिसी इस वॉर में है उसे अगर हम ध्यान से समझें तो ये, मैंने इसका आकलन करते हुए इसका एक टर्म यूज किया है, हिट एंड रन। हिट एंड रन का मतलब अमेरिका जो है ना, सारे लाम बंद होके सारे सामान के साथ लगातार युद्ध, ऑल आउट वॉर में शुरू में आया, लेकिन उसकी मंशा कभी से उस तरह की रही नहीं। स्मेलिंग द ग्राउंड, जो एनिलेशन करके, मनोबल तोड़ के और ईरान को क्षति पहुंचा के फाइनली उसे, उसकी जो विजिबल एम है वो हॉर्मुज है और इनविजिबल एम है जो न्यूक्लियर है, उसका एस्केलेशन ऑफ ईरान। इन दोनों एम पे वो लगातार लगा हुआ है। इसलिए बीच बीच में रोक कर ये वॉर लड़ना अमेरिका की एक नई नीति का हिस्सा है। इसको सबसे पहले बॉटम लाइन के साथ समझना होगा। कई लोग अमेरिका को कहते हैं घुटने पे आ गया, छोटे कंट्री ईरान ने उसे हरा दिया, भाग गया, ब्लॉकेड इफेक्टिव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज 1, 2, 3 भी नहीं है। लगातार जब से कतार पे अटैक रुका है या उसके पहले से भी लगातार अमेरिका गुप्त रूप से इस लड़ाई में शामिल है। अंदर तो मिसाइल और ड्रोन न दिखे फिर भी किसी दिन भी युद्ध नहीं रुका, क्योंकि अंदर की बहुत सारी कार्रवाई एक मैरीटाइम वॉरफेयर के क्षेत्र में चल रही है जो कि लैंड वॉरफेयर का हिस्सा नहीं है, इसलिए विजिबल नहीं है दर्शकों को, और कई बातें निकल कर नहीं आ पाती, युद्ध हो भी रहा है।
तो ये बात पहले समझनी होगी। अब इस हिसाब से बात करें तो ईरान कभी जॉर्डन पे मारता है, कभी ड्यूगार्सिया पे मारता है, कभी मिस्र पे मारता है जी। तो इस हिसाब से वो एट्रिशन वॉरफेयर कर रहा है। और आपको बात माने अगर डिफेंस मिनिस्टर की ईरान की, तो वो जो सीज फायर की बात करी है ट्रंप ने, उस पे ईरान कॉशियस है। वो जानता है कि हिट करके रन कर गए, फिर आएंगे और फिर से लड़ाई होगी। तो कॉग्निटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझते हुए ईरान तैयारी पे पूरी तरह से जुटा है कि कहीं ना कहीं ये वॉर अगर वाइल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे, खार्क पे या कुवैत जैसे सिचुएशन में आता है, तो उसके लिए ईरान को पूरी तरह से तैयार करके अपने को रखना होगा। और मैं पूरी तरह से जानता हूं और मानता हूं कि ईरान पर फिर से अटैक होगा। ये सब एक तरीका है ईरान अमेरिका के लड़ने की, नई नीति जिसे बाइडेन ने स्टार्ट किया था और ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा विश्लेषण सर कि आखिर अब ये जो जंग है ये किस ओर रूप ले सकता है। और निपुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, और आप कैसे देख रहे हैं अभी की स्थिति पर। आप याद कीजिए बीते दिन ट्रंप ने कहा कि पहले तो हम अटैक करेंगे, आज रात बहुत भारी पड़ने वाला है। ऑन द अदर हैंड ट्रंप ने बैक स्टेप लिया। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब ने कहा तो हम मान गए और ईरान के साथ हमारी बातचीत हो सकती है। सर कैसे देख रहे हैं आखिर ये जंग क्यों रोकी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस वॉर को देखें तो वॉर आज हमें दिख रही है 2026 में। लेकिन रियलिटी तो क्या है, ये वॉर तो 1979 से चल रही है और 1979 से अमेरिका और ईरान फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दोनों खुलकर ही एक दूसरे के सामने आ गए और एकदम नेक टू नेक क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एकदम आपका सामने टू सामने एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी 2 दिन पहले ही इराक के अंदर हमले हुए, जो ईरान सपोर्टेड मिलिशियाज हैं उनके ऊपर अटैक हुए। उन अटैक में सऊदी भी उसमें शामिल हुआ है, यानी कि सऊदी ने मिलकर अमेरिका के साथ इराक के अंदर हमले किए ईरान सपोर्टेड ग्रुप को। तो मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वॉर का जो दायरा है वो लगातार इंक्रीज होगा और हो सकता है ये कि ये एक रीजनल वॉरफेयर में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए, यानी परिवर्तित हो जाए। उसका देखिए वजह क्या है कि ईरान को केवल अमेरिका से इश्यू नहीं है, बल्कि जो वहाँ पे और भी कंट्री हैं, चाहे वो यूएई है, कतर है, कुवैत है, जॉर्डन है। अब देखें लगातार उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। इवन सऊदी यूएई के साथ तो स्थिति ये है कि उनके जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनके जो कुएं हैं, उस पर भी ईरान के अटैक हुए हैं। बिल्कुल। रीजन क्या है कि अगर वॉर को हम देखें कि अब तक रुक क्यों नहीं रही है और उसका आगे का क्या भविष्य लगता है। देखिए क्या है कि इस वॉर के अंदर एक तो हमारे क्षेत्रीय हित और क्षेत्रीय हित के अलावा जो हमारे एक अंतरराष्ट्रीय एक मोटिव होते हैं, हित होते हैं राष्ट्रीय हित के साथ में, वो भी क्या है, जुड़े हुए हैं। ईरान का मकसद केवल अमेरिका नहीं है, ईरान का जो मकसद है वो इस रीजन के अंदर एक प्रमुख ताकत बनने का और इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का। ये भी क्या है कि ईरान का एक ऑब्जेक्टिव है। और जब ईरान इस ऑब्जेक्टिव का चलता है तो सऊदी और सऊदी लेड ग्रुप से उसका टकराव होता है। तो उस टकराव में भी स्थिति बिगड़ती है कि वॉर की स्थिति बने। उधर अमेरिका क्यों शामिल होता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि ईरान चाहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं। तो जो फिलिस्तीन का खोज है, जिसको हुआ यह है कि हर देश में इस्लामिक वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं, सबने उसको अपने अपने हित के अनुसार उस मुद्दे को बनाया है, अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसको कैश किया है। तो ऐसी स्थिति में ईरान ने भी उस मुद्दे को बनाया और इजराइल अमेरिका से वो फाइट करने लगा। तो हम देखें कि जिसको हम देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान का वॉर, रीजन क्या है कि वो एक रीजन के कॉन्फ्लिक्ट का परिणाम है। और जब हम इस प्रकार के युद्ध देखते हैं, जो क्षेत्रीय युद्ध होते हैं, इनका समाधान जल्दी नहीं निकलता। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि बैकएंड सपोर्ट होना। बैकएंड सपोर्ट होना किसका? अभी जैसे मैंने कहा कि ये वॉर केवल क्षेत्रीय हित का नहीं, बल्कि अपने अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट, और साथ ही हम बात करें तो आपका जो नेशनल के साथ इंटरनेशनल मुद्दे हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। आज चीन और रशिया का जिस प्रकार से सपोर्ट ईरान को है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि अगर ईरान का किला ध्वस्त होता है, गिरता है, तो आखिरकार कल को ये हमारे लिए भी क्या बन सकता है, प्रॉब्लमेटिक बन सकता है या समस्या का विषय बन सकता है। तो ये भी एक मुद्दा देखने को मिलता है किसके बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे भी निकट भविष्य में
ईरान के साथ वॉर का सलूशन नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 देशों या 3 देशों का कॉन्फ्लिक्ट था, इसका दायरा भी बढ़ेगा, और बिल्कुल जब तक ईरान लंबे समय तक शांत ना हो जाए तो ये रुकने वाला नहीं है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब देशों का जो दायरा है वो पहले से ही तय था कि बढ़ सकता है, और वो इस महीने में नजर आ रहा है। कैप्टन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी सर, और आपसे मेरा एक सवाल होगा कि जिस तरीके से यूक्रेन को आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ने पैट्रियट इंटरसेप्टर देने से मनाही क्यों की, और ये तक कहा जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं दिया, पहले तो आपने वादा किया था जेलेंस्की से कि हम आपको पैट्रियट इंटरसेप्टर देंगे, और आप यानी कि जंग में फंसे हुए हैं, यही वजह है, तब ट्रंप ने जवाब दिया है कि नहीं, हम किसी को तकनीक दें और वो हमारे खिलाफ हो जाए। सर, ये ट्रंप जो हैं जिस तरीके से बातों में उलझा रहे हैं, आखिर यूक्रेन को इंटरसेप्टर इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या हम ये समझें कि इसकी संख्या बल में कमी आई है, और क्या हम ये समझें कि अभी ट्रंप को ही इसकी जरूरत है? क्या कहेंगे सर? थोड़ी सी बात डीपली इसको समझनी है। अमेरिका की नीति हाँ। अब चेंज हो गई है, थोड़ा हलक से उतरता नहीं दर्शकों को हाँ। कि ये ऐसे क्यों करता है ट्रंप, क्योंकि जी, जी। ट्रंप ने नहीं किया है ये काम बाइडेन ने नीति बनाई 2023 में। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म में हम कहीं जाके रुकेंगे नहीं। अफगानिस्तान से निकलने के बाद जनरल ऑस्टिन जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो आर्मी ऑफिसर थे, इन दोनों ने सारी नीतियों का प्रवर्तन किया और कहा कि अब हम किसी देश को जाके समर्थन दे सकते हैं, उसे दूर से लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करेंगे। इसलिए यहां भी वो जीसीसी कंट्री को पहलों में लेके बैठे हुए हैं लगातार। उन्होंने कहा नाटो से हम कम करेंगे खर्चा, वेनेजुला से सीधा जाके उठा लिया उन्होंने। वो ग्रीन लैंड की आप बात सुनते हो, हमास गाजा में जाके हम लैंड खरीद लेंगे, मिस्र में हम लैंड खरीद के रिजॉर्ट बनाएंगे, ऐसे ऐसे बात लीज पर लेके काम करेंगे, दूसरों के जगह पर जाके काम करेंगे, अपना फायदा देखेंगे। तो वो पिछले मिसाइल नहीं देंगे, उसको किसी को नहीं देंगे। वो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, जहां जरूरत पड़ेगी वो करो, और हम रुकेंगे नहीं, हमें बॉडी बैग्स भी नहीं चाहिए, और हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में नहीं लड़ेंगे। अच्छा। ये अमेरिका की नीति के साथ पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका का सीज फायर करना ये एक मकसद के साथ है, वो पहले भी कर चुका है, और सीज फायर करने के साथ साथ वो माइंड क्लियरेंस करता है, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है, सूंघता है। और सऊदी अरबिया के प्रिंस ने जब ये रिक्वेस्ट किया है कि अभी हमें थोड़ा समय दीजिए, तो उसी सऊदी अरबिया ने तो इराक पे ईरानी बैक्ड मिलिशिया पे अटैक किया है। वो फ्रंट खुलने की कोशिश हो रही है। कुवैत के पास लगातार अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां से पोर्ट में रास्ता लॉजिस्टिक सपोर्ट का जाता है, जो इराक में जाता है, जहां से वो फ्लैंक खुल सकता है। स्पेशल फोर्सेस, ऑयल इंस्टॉलेशन पे कब्जा, मरीन्स का जो जमावड़ा वहां पर है, ये सब कुछ अभी भी वही है, और ये ऑप्शंस गए नहीं है। लगातार ट्रंप वार्निंग देते रहते हैं, पर आप बात सुनिए ट्रंप की। 2 बातें उन्होंने कही है। जी सर। मुझे सऊदी अरबिया के कारण मैं रोक रहा हूं युद्ध, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जीसीसी कंट्रीज को टाइम दो, लेकिन इमीडिएट, टोटल एंड अनकंप्लीट मुझे वो हॉर्मुज पे कब्जा चाहिए। तो शर्त तो वही आ गई, और ईरान उसको मारने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 बात और कह रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन ये टेम्पररी मेजर है। धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा ईरान पे, और चारों तरफ से बनेगा। जो चारों तरफ की कंट्री है जो लगातार इसको झेल रहे हैं, बहुत दिन तक झेलने नहीं पाएंगे, और फिर यूनाइटेड नेशन में गुहार पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा। ये ट्रंप का कहना है। दोनों बात, ये हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना लंबा खींचेगा, ईरान तो ब्लीड हो ही रहा है, धीरे धीरे उसके कुएं सूखने लगेंगे। झोंकने की बात बाद में करें, पहले सूख जाएंगे, अपने आप मर जाएगा ईरान। तो सस्टेनेंस की बात आ रही है। तो ये कॉग्निटिव वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, स्मेलिंग द ग्राउंड, वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड उसको विस्मित करना, हैरान करना, परेशान करना ईरान को, ये मकसद है ट्रंप का सोची समझी नीति के साथ। इसको अन्यथा न लें, वो किसी को कुछ नहीं देंगे, जहां जब जरूरत पड़ेगी तभी करेंगे, और ये बातें सोची समझी नीति के साथ। अमेरिका में ट्रंप नहीं लड़ाई लड़ रहे, उनकी सेना लड़ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनकी सेना नहीं बोलती। एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंट्रल कमांड के चीफ है, वो नहीं बोलते, और आईआरजीसी के कमांडर्स बोलते हैं। इसको समझना होगा। सारी बातें, वो रणनीतिकार भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी हैं, तो इनको समझ के हमें ट्रंप को थोड़ा आकलन करना होगा। जी बिल्कुल सर, वाकई आपने सही कहा कि ट्रंप को समझना होगा यहाँ पर, और थोड़ा डीप डाउन जाकर देखना होगा कि आखिर ट्रंप क्यों यहाँ पर देने से मनाही कर रहे हैं, और यूक्रेन को जो वादा किया अब वो उससे मुकर रहे हैं। निपुण सर, आपसे मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब कि आखिर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट अभी जंग की हालात में है, आपको क्या लगता है कि खाड़ी देश मिलकर कोई ऐसा प्लान भी तैयार करेंगे जिसकी जरूरत ट्रंप को है? क्या कहेंगे?
देखिए, ट्रम्प के अपने ऑब्जेक्टिव है जिनके लिए ट्रम्प इस वॉर में है। हाँ। और देखिए, कोई भी देश हो, और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं, या बस जन ये चलता है कि ट्रम्प तो डिसीजन का पता नहीं, रात को क्या ले रहे हैं, अगले दिन क्या करेंगे, उससे चीजें बोली जाती हैं। और हम मानते भी है कि फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, उनके व्यक्तित्व का, अमेरिका में उनके प्रेसिडेंट के व्यक्तित्व का इम्पैक्ट जो पड़ता है, लेकिन देशों की अपनी क्या होती है, गति होती है, और देश उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। अब याद को, जब अभी हमारे श्याम जी ने इस बात को जिक्र भी किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिस समय प्रेसिडेंट ओबामा थे, तो उस समय समझौता किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उन्होंने रद्द कर दिया। और उनके बाद तो फिर आपका क्या नाम है, बाइडेन साहब भी आए, तो बाइडेन समय के समय भी उस समझौते को लेकर दोबारा आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया गया कि भाई हम आगे सर क्या माफी के कर साथ सकते बीच हैं, में ही क्या आपको नहीं कर टोक रही हूँ, समय मुझे इतनी की ही इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कैप्टन सर आपका भी, निपुण सर आपका भी, डिबेट में जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए इंडिया न्यूज।